अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट 2400 रिवाइज दैट इज़ रिलेटिंग टू द रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम इस स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे ये आप इधर से देख सकते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इस स्टैंडर्ड का स्कोप होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स हैं कि किस किस तरह हमने ऑडिट करते रिव्यू करते हुए मतलब इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है। ठीक है, अब आपको इन चीज़ों का तो पता होगा कि एक ऑडिट होता है और एक रिव्यू इंगेजमेंट्स होती हैं। ठीक है, ऑडिट्स दैट इज़ रिलेटिंग टू obtaining रीजनेबल assurance बट रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट। ठीक है, मतलब हम इसमें एक्सटेंट ऑफ जो वर्क है एज़ कम्पेयर टू ऑडिट कम होता है, इसीलिए तो हम इसको लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट्स के अंडर क्लासीफाई करते हैं। और इसमें हम एक अपना कंक्लूजन दे रहे होते हैं, ओपिनियन नहीं दे रहे होते। ठीक है, मतलब ओपिनियन दैट इज़ रिलेटिंग टू रीज़नेबल एश्योरेंस के हमने इस पर काफ़ी काम किया है। ठीक है, प्रोसीजर्स जो कि ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपर अप्लाई किए हैं, तो फिर हम ओपिनियन देते हैं। ठीक है, मतलब एक एक्सटेंसिव काम करते हैं। लेकिन रिव्यू में हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा कम काम करते हैं, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंक्वायरी, बस इन चीज़ों पे ही अपने आप को जो अपने वर्क स्कोप है उसको एक्सटेंड है उसको जो है ना मतलब एक टू द पॉइंट रखते हैं। और इस पे इसीलिए फिर हम जो है कंक्लूजन दे रहे होते हैं, ना कि ओपिनियन दे रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले अगर हम पढ़ें स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से, तो सबसे पहले इसका स्कोप है। ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड किस तरह की इंगेजमेंट्स पे अप्लाई होता है। तो पहला है कि द प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन इंगेज टू परफॉर्म रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि एक डाटा आपके पास हिस्टोरिक डाटा है, मतलब ट्रांजैक्शंस अक्कर हो चुकी हैं पास्ट में, उनके रिव्यू के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, तो आपने उसका रिव्यू करना है। प्रैक्टिशनर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इससे रिलेटेड है, हिस्टोरिकल डाटा से रिलेटेड। ठीक, और वो जो प्रैक्टिशनर है ना वो कंपनी का ऑडिटर नहीं होना चाहिए। इधर मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक 2400 है और एक 2410 है। 24 दोनों हैं रिव्यू से रिलेटेड ही। ठीक है, बस फ़र्क इनमें ये है कि एक में जो प्रैक्टिशनर है ना वो ऑडिटर्स नहीं होता उस कंपनी का। ठीक है, मतलब उसका जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है उस कंपनी का, एनुअल ऑडिट जिसे हम कहते हैं, वो ऑडिटर कोई और होता है और प्रैक्टिशनर जिसने रिव्यू करना है वो कोई और है। तो उस केस में हम ये 2400 स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अक्सर होता है कंपनी ने ना अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको रिव्यू करवाना होता है, बैंक्स को देनी होती हैं, अपनी जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी उन्होंने ऑब्टेन की होती हैं उसके लिए वो ये करवा सकते हैं। या जैसे कोई कंपनी लिस्ट होने जा रही है तो उसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि आपने ना अपने रिव्यूड अकाउंट्स जो दे देने हैं। ठीक है, तो उस केस में हम अपने जो ऑडिटर्स होते हैं एक्सटर्नल उसको मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप करें, लेकिन वो सिर्फ इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए होता है। मतलब ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो IAS 34 के अंडर जो बनती हैं उसके लिए हम अपने एक्सटर्नल ऑडिटर को कहते हैं, अपने जो स्टेचुटरी ऑडिटर है कि आप रिव्यू कर दें। ठीक है, तो इस केस में जो आपका स्टैंडर्ड अप्लाई होता है वो है IAS RE 2410। लेकिन जब हम अपने वॉलंटरली बेसिस पे अगर इसको आप कह लें कि रिव्यू करवाना हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो फिर हम कहते हैं कि जो दूसरे प्रैक्टिशनर हैं किसी और को रिक्वेस्ट करते हैं जो कि हमारा ऑडिटर नहीं होता, स्टेचुटरी ऑडिटर नहीं होते, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको जो है ना इस पर रिपोर्ट दें, एश्योरेंस जो रिव्यू की रिपोर्ट दें। ठीक है, तो इसमें मेन डिफरेंस यही है 2410 में और 2400 में, कि 2400 जो है ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है प्रैक्टिशनर, मतलब जो प्रैक्टिशनर है उस पर, मतलब वो ऑडिटर नहीं है कंपनी का। ठीक है, और 2410 वो उस पर अप्लाई होता है कि वो कंपनी का ऑडिटर भी है, मतलब उसने ना सिर्फ हाफ ईयर के अकाउंट्स का रिव्यू करना है बल्कि उसने एनुअल पे जब ईयर एंड होगा ना उस पर ऑडिट रिपोर्ट भी देनी है। ठीक है, तो मेन इसका जो स्कोप है उसमें ये लिखा हुआ है, इसका स्कोप क्या है। उसके बाद है कि लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट्स अदर देन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर परफॉर्म्ड अंडर IAS AE 3000। ठीक है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या जितनी भी लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट्स होंगी, ठीक है, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि
आपने कोई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बना ली है, फ्यूचर की कोई फोरकास्ट बना ली है, उस पर आप कह रहे हैं कि इनको रिव्यू कर दें, तो वो फिर जो है ना इस स्टैंडर्ड में कवर नहीं होंगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नाम से ही मतलब इसका रिप्रेजेंट है कि ये किससे करता है, रिव्यू करेगा किन की, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, इसके अलावा मतलब ऐसा डाटा जो कि अक्कर हो चुका है, मतलब ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं, रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उनके लिए। अगर कुछ इसके अलावा कोई आप इंगेजमेंट्स करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, अदर दैन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, तो आपको ISAE 3000 में जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है जी द इंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ अ लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट, द प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस अ कंक्लूजन। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरे स्टैंडर्ड में ना उन्होंने मतलब स्टैंडर्ड्स वालों ने इसमें प्रैक्टिशनर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ठीक है, ऑडिटर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। देखें, है ये प्रैक्टिशनर एक तरह का ऑडिटर भी, ठीक है, लेकिन इस कंपनी का जिसका ये मतलब जिसकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे उसका वो ऑडिटर नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्योंकि उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, तो लिहाजा इन्होंने इस पूरे स्टैंडर्ड में इसको प्रैक्टिशनर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और जब ये प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट भी देगा, तब भी ये अपनी रिपोर्ट में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट लिखेगा, ना कि इंडिपेंडेंट्स ऑडिटर्स रिपोर्ट लिखेगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड नंबर मतलब इतना कोई मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है, बस चंद एक चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा हमें इसको कीनली देखना पड़ेगा। तो एक दफ़ा इन चीज़ों की मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए कि किस पे अप्लाई होगा, इसका स्कोप क्या है, क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे, कंक्लूजन देंगे या ओपिनियन देंगे, रीज़नेबल एश्योरेंस है या लिमिटेड एश्योरेंस है। तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाएँ तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको इसको समझने में या पढ़ने में इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या जी, द प्रैक्टिशनर प्राइमरीली परफॉर्म्स इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू obtain सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, और दूसरा इसमें ना सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लिखेंगे, कभी भी ऑडिट एविडेंस नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऑडिट है ही नहीं, ये तो एक रिव्यू इंगेजमेंट है। उसके बाद है जी, इफ़ द प्रैक्टिशनर बिकम अवेयर ऑफ अ मैटर दैट काजेज द प्रैक्टिशनर टू बिलीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट, तो फिर वो एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। एडिशनल प्रोसीजर वही हैं, मैनेजमेंट से बात करेंगे, अगर वो इसको सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, अगर कोई मिस स्टेटमेंट है तो इसको मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके ठीक करेंगे, अगर ठीक हो गई तो ठीक है, वरना जो है ना अपने रिपोर्ट पे इम्पैक्ट लेंगे इसका। ठीक है, मतलब अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे। अब देखें इसमें भी ऐसे ही है, जिस तरह हम ऑडिट में पढ़ते हैं ना कि क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इसमें भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टैंडर्ड के, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लिमिटेड एश्योरेंस की किस लिए, कि तमाम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है वो एज़ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनी है, नहीं बनी है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है, और आपने क्या परफॉर्म करने हैं, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दिए कि ये इनका रिव्यू कर दें। सेल जी पिछले साल 6 बिलियन की थी, अब 9 बिलियन की हो गई हैं। मैनेजमेंट पिछले साल कोई और था, बोर्ड का स्ट्रक्चर अब कुछ और है, शेयर कैपिटल में चेंज आ गई है, ये आ गई है, वो आ गई है। ठीक है, तो आपने ना इन चीज़ों की ना इवेल्यूशन करनी है, बस इंक्वायरी करनी है, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने हैं, प्लॉजिबल रिलेशनशिप देखने हैं कि ठीक है सेल अगर बढ़ी हैं तो क्या इनका नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड भी बढ़े हैं, प्राइस में इंक्रीज़ कितना है। ठीक है, तो फिर इससे रिस्पेक्टिव इनकी कॉस्ट भी बढ़ी है, एडमिन एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं कि नहीं बढ़े, कॉस्ट ऑफ सेल किस लिहाज से बढ़ी है। ठीक है, तो आपने बस इस तरह के ना प्रोसीजर्स लगाने होते हैं। जो स्टूडेंट्स ऑडिट में काम करते हैं और जिन्होंने रिव्यू इंगेजमेंट पे काम किया तो वो इस चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, और आपने रिपोर्ट देनी है इस स्टैंडर्ड पे, तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारे। उसके बाद इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स की क्या होती हैं जी, इंगेजमेंट रिस्क क्या है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप इनको लाजमी पढ़ें। मैं इसको इतनी ज़्यादा मतलब आपको बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों का पता है, लेकिन एक दफ़ा आप इसको गो थ्रू लाजमी कीजिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स हैं।
रिक्वायरमेंट्स में क्या है जी, हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और प्रोफेशनल जजमेंट को मेंटेन रखना है ड्यूरिंग द इंगेजमेंट, ठीक है। रिव्यू इंगेजमेंट, इंगेजमेंट लेवल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है कि जो इंगेजमेंट पार्टनर होगा जिसने इस रिपोर्ट पे, रिव्यू रिपोर्ट पे साइन करने हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने मैनेज और मतलब तमाम वर्क है उसको मैनेज करना है, डिसीजन देने हैं, डायरेक्शन देनी है, सुपरविजन करनी है, ठीक है। जहाँ भी मतलब उसको कोई लगे कि इन मामलों पे मैं मुझे किसी से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, किसी से पूछना चाहिए, टीम से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, तो वो इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। ऑडिट इंगेजमेंट जो पार्टनर है इस इंगेजमेंट को लीड करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। उसकी कॉम्पिटेंसीज़ होनी चाहिए, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए उसमें, ये चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद है जी, व्हेन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू इज़ रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद ISQM1 और द फर्म पॉलिसीज और प्रोसीजर नॉट डेटिंग द रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, ठीक है। ISQM1 पे मैंने लेक्चर बनाया हुआ और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा वो भी लाजमी लें। ISQM1 मतलब फर्म पे अप्लाई होता है, ठीक है, फर्म वाइड क्वालिटी कंट्रोल्स पे, और ये अब उस फर्म से अप्लाई होता है जो कि ऑडिट करती हैं और रिव्यू करती हैं, ठीक है। तो अब ये रिव्यू इंगेजमेंट है, इस पर भी अप्लाई होगा। तो इस केस में वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई इस तरह की रिव्यू इंगेजमेंट करने जा रहे हैं जिस पे ISQM1 अप्लाई हो रहा है, तो आपने उस ऑडिट रिपोर्ट को उस टाइम तक साइन, इस रिव्यू रिपोर्ट को उस टाइम तक साइन नहीं करना जब तक ISQM1 से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे पॉलिसी प्रोसीजर्स जो हैं वो हम अप्लाई करना लें, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आपने रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट साइन करके भेज दी और बाद में फर्म की जो पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं ना इस रिव्यू इंगेजमेंट से रिलेटेड वो फिल कर रहे हैं बैठ के, नहीं। आपने सारी चीज़ें पहले ही काउंट फॉर करनी है इस रिव्यू रिपोर्ट के साइन होने से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद जी कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए आपके लिए मॉनिटरिंग एंड रेमेडिएशन है कि आप मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को कि टाइमली हो रही हैं नहीं हो रही, कंट्रोल्स वगैरह को वेरीफाई कर रहे हैं। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं डेफिशिएंसीज, तो आप उनके डिस्पोजल के लिए भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इसको भी आपने देखना होता है जब भी इंगेजमेंट आए, तो आपने इसको देखना है कि ठीक है जी मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी ओके है, इस इंगेजमेंट का क्या रैशनल है, क्योंकि देखें ये इंगेजमेंट कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जो मैंडेटरी है ना, मतलब जो कंपनीज एक्ट आपको रिक्वायर करता है कि आपने 6 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू लिस्टेड कंपनीज़ ने विद इन 60 डेज़ करना होता है, तो उसके लिए ISRE 2410 अप्लाई होगा, ठीक है, ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये हम एक वॉलंटियरली बेसिस पे कर रहे हैं, तो आप जब इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो रेशनल देखते हैं कि क्या इसका रेशनल भी है कोई, इस इंगेजमेंट का जो मेरे से करवाने जा रहे हैं क्या फ़ायदा होगा इनको, मतलब क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या अंडरलाइंग रीजंस है जो करवाने जा रहे हैं, क्योंकि रेगुलेटरी तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। तो क्या ये किसी को मिसरिप्रेजेंट या कुछ इस तरह की चीज़ तो नहीं होगी, मतलब इन चीज़ों को आपने रिव्यू इंगेजमेंट्स को एक्सेप्ट करते हुए अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को देखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखना है जो कि ऑडिट में होती है ना, जिस तरह के हम प्री कंडीशंस को देख रहे होते हैं कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी ओके है जी, उन्होंने हमें ये कहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बना के देंगे, ऑडिट के लिए आपको स्टाफ जो है ऑडिट कोऑर्डिनेशन के लिए वो भी देंगे, आपको तमाम डाटा प्रोवाइड करेंगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। जिस तरह की वो रिक्वायरमेंट्स हैं सेम वो इधर भी अप्लाई होती हैं, ठीक। उसके बाद है जी ऑब्टेन एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैनेजमेंट से ना एक एग्रीमेंट लें, जिस तरह इंगेजमेंट लेटर होता है, बेसिकली इंगेजमेंट लेटर की बात कर रहे हैं, ठीक। कि इंगेजमेंट लेटर में सारी चीज़ें लिखी हैं, स्कोप लिखें क्या होगा, हमारी फ़ी क्या होगी, आपने हमें एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है जो हमें आपको रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देनी है कंपनी के पर्सनस तक, ये नहीं है कि जी ये सेल्स आपकी इतनी बढ़ गई है और आपका कोई स्टाफ जो है टीम, रिव्यू इंगेजमेंट टीम में से कोई स्टाफ है, मतलब उनसे पूछने गए हैं तो वो कहते हैं कि जनाब ने जो सेल्स से रेलिवेंट सेल्स के जो हेड है ना उनके पास नहीं जाना, हम ही आपको बताएंगे बस। तो आपने तमाम जो रेलिवेंट पर्सोनस हैं उनकी एक्सेस जो है ना वो ऑडिट टीम को एक्सेस देनी है उनकी, ठीक। उसके बाद है जी इफ़ द प्रैक्टिशनर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर प्रैक्टिशनर को लगे कि तमाम प्री कंडीशंस रिव्यू इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रही, तो मैनेजमेंट से बात करेगा, ठीक है, कहेंगे कि भाई ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं, होनी चाहिए, ठीक है।
अगर मैनेजमेंट ओके कर लेती है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं करती तो सिंपल चीज़ है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि लॉ हमें अपॉइंट कर देता है, ठीक है, मतलब कोई लेट्स सपोज कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया आपको, या किसी और अदर इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया है, तो इस केस में ना आप फिर ना अगर ये प्री कंडीशंस मतलब फुलफ़िल नहीं हो रही, ठीक है, तो आप इंगेजमेंट तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपनी रिपोर्ट में फिर ये नहीं लिखते कि मैंने इस स्टैंडर्ड के अंडर किया है काम, ठीक है। मतलब आप स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जो मेन चीज़ है वही फुलफ़िल नहीं हो रही। लॉ ने आपको अपॉइंट किया, आप तो लॉ की कंप्लायंस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की कंप्लायंस तो नहीं कर रहे आप, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि हाउएवर एन एंगेजमेंट कंडक्टेड अंडर सच सर्कमस्टांसिस बट मतलब जो लॉ ने आपको अपॉइंट किया तो डज नॉट कंप्लाइड विद दिस ISRE, ठीक है। अकॉर्डिंगली द प्रैक्टिशनर शैल नॉट इंक्लूड एनी रेफरेंस विद इन द प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। तो जो प्रैक्टिशनर है अपनी रिपोर्ट में कोई रेफरेंस नहीं देगा कि मैंने इस स्टैंडर्ड के मुताबिक किया है, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर आपको कोई मैटर इस तरह का नज़र आए डिस्कवर्ड इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद, तो आपने उसको प्रॉपरली रिजोल्व करना है अपनी, अगर हो सके तो ठीक है, रिजोल्व हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना आपने अपनी रिपोर्ट पे इसका इम्पैक्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल कंसिडरेशन व्हेन वर्किंग ऑफ द प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट इज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। इसमें ये कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि स्टैंडर्ड्स भी हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, लेकिन SCCP के भी फॉर्मेट हैं, स्टॉक एक्सचेंज की भी कुछ रेगुलेशंस हैं, तो हमें ना इन सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ रहा होता है, ठीक है। तो इस केस में ICAP हमारी गाइडेंस हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है, और वो रिपोर्ट्स के फॉर्मेट स्पेसिमन्स रिपोर्ट शेयर कर लेते हैं कि आपने मतलब इस तरह से रिपोर्ट को अमेंड करना है कि वो स्टैंडर्ड्स के साथ भी अलाइन रहे, और जो हमारी नेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी फुलफ़िल करे, ठीक है। तो इस केस में वो यही है कि अगर आप प्रैक्टिशनर हैं और लॉ ने अपॉइंट किया है, लेकिन लॉ ने रिपोर्ट का फॉर्मेट भी दिया है, तो आप ये देख लें कि इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या आप काम कर सकते हैं। इस स्टैंडर्ड की जो रिपोर्ट है और जो लॉ ने रिपोर्ट दी उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत फ़र्क है तो आप उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। आप कोई एडिशनल एक्सप्लेनेशन लिखेंगे रिपोर्ट में, मतलब लेट्स सपोज SCCP ने फॉर्मेट दिया है, आपने आपने स्टैंडर्ड का फॉर्मेट उठाया, लेकिन साथ एक लाइन भी ऐड कर दी कि ये SCCP का फॉर्मेट है, SCCP ने हमें जो है ना गाइड किया था कि इस पर आप इस तरह करें। मतलब आपने बेसिकली एडिशनल एक्सप्लेनेशन देनी है कि कैसे आपने लॉ की भी कंप्लायंस की है और इस स्टैंडर्ड की भी कंप्लायंस की है, ठीक है, इन शॉर्ट। उसके बाद है जी रिकरिंग इंगेजमेंट्स। अगर इस तरह की इंगेजमेंट्स हैं कि आप बार बार एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, मतलब पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी, अब भी करने जा रहे हैं, तो इस केस में देख लें आपको क्या मैनेजमेंट को दोबारा से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह के बारे में बताने के लिए रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है, तो आप दोबारा इंगेजमेंट लेटर उनके साथ शेयर कर लें, वरना उनसे मतलब पहली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या इस ये होता है कि कई दफ़ा मैनेजमेंट जब चेंज हो जाए ना, लेट्स सपोज पहले बोर्ड पे कोई और लोग बैठे थे, अब कोई और हैं, तो इस केस में हम दोबारा इंगेजमेंट लेटर जो है वो इशू कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द टर्म ऑफ रिव्यू इंगेजमेंट्स। अगर क्लाइंट के साथ आपने एक दफ़ा एग्री कर लिया कि हमने इस तरह रिव्यू करना है, ये स्कोप होगा उसका, आपने तमाम डाटा प्रोवाइड करना है, बाद में क्लाइंट आपको उन एग्रीमेंट्स जो हुआ था उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो आप देखें क्या वो रीज़नेबल जस्टिफिकेशन है उसकी, जिस तरह ऑडिट में आप देखते हैं, ठीक है। सेम ISA 210 है जो एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, सेम ये इसमें उसी तरह की चीज़ें हैं ये भी, ठीक है। कि रिव्यू के केस में भी अगर वो कहें कि ये टर्म्स निकाल दें, ये चेंज कर लें, ये स्कोप कर लें, तो आप देखें क्या उसकी रीज़नेबल जस्टिफिकेशन है। अगर है तो ठीक है, आप उसको कर लें, अगर नहीं है तो उनको कहें कि भाई नहीं इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर स्टिल आपको तंग करें या कहें कि नहीं इस तरह ही करें, तो सिंपल है, आप उसको जो है ना विड्रॉ कर लें। आपकी इंटेग्रिटी वगैरह पे डाउट आ रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ें तो उसको कर लें, ठीक है। और अगर ओके है सारी चीज़ें तो आप मैनेजमेंट लेटर रिवाइज़ कर लें अपना, उनसे रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले लें, ठीक है। उसके बाद है जी परफॉर्मिंग द इंगेजमेंट। जब आपने इंगेजमेंट परफॉर्म करना है तो कैसे, सबसे पहले आपने जिस तरह ऑडिट में करते हैं वैसे ही प्लानिंग करनी है, मटीरियलिटी डिसाइड करनी है कि जी मेरी मटीरियलिटी होगी, ठीक है। बस ये है कि रिव्यू इंगेजमेंट के केस में इतना मतलब हम इन डेप्थ जो है ना जाके काम नहीं कर रहे होते, बस मीटिंग्स वगैरह हो रही होती हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, मटीरियलिटी डिसाइड होगी। लेकिन जिस तरह ऑडिट पे एक्सटेंसिव वर्क होता है ना,
तो शायद उस तरह की चीज़ें इधर नहीं हो रही होती, ठीक है। मटीरियलिटी आपने अकाउंट फॉर करनी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर रिव्यू एंगेजमेंट्स, ठीक है। प्रैक्टिशनर ने ना प्रॉपर कंपनी के रेलिवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। मतलब देखें ऑडिट में ना, मैं आपको इसका एक तरह से बताऊँ, ऑडिट में देखिए हम पढ़ते हैं कि आइजा 210 क्या है जी, एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, 220 क्या है क्वालिटी कंट्रोल, 300 क्या है आप प्लानिंग कर रहे हैं, 315 क्या है आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, 330 क्या है आप रिस्पॉन्सेज ड्राफ्ट कर रहे हैं। उनके ना अलग अलग स्टैंडर्ड हैं ऑडिट में, ठीक है। रिव्यू एंगेजमेंट के यही स्टैंडर्ड हैं, दो ही, ठीक है। ISRE 24 और 2410। तो वो जो सारा एक सर्कल होता है ना, प्लानिंग का, रिस्क असेसमेंट का, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने का, उसकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखने का, वो हम इधर भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखें आप इस मतलब रिव्यू के लिए कोई अलग से वो स्टैंडर्ड नहीं आएंगे कि जी प्लानिंग के लिए ये है, रिस्क असेसमेंट के लिए ये नहीं, उन्होंने इसी स्टैंडर्ड में इसको उन चीज़ों को भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखें हम प्लानिंग के टाइम पे लेते हैं ना उस इंडस्ट्री की, रेलिवेंट इंडस्ट्री की नॉलेज लेते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखते हैं, उसके ऑपरेशंस का जायज़ा लेते हैं, ओनरशिप गवर्नेंस स्ट्रक्चर का देखते हैं। इसी तरह इस तरह भी आप वही देख रहे हैं चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, मैं आपको बेसिकली लिंक करवा रहा हूँ कि ये कैसे ऑडिट के साथ लिंक है। बस देखिए इसमें फ़र्क ये है कि ये लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट है, आपने सिर्फ इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन पे ही इक्तफा करना है, ठीक है। तो इसीलिए फिर आपने रिपोर्ट में भी जो है ना लिमिटेड एश्योरेंस की तरह कंक्लूजन दे रहे हैं, कोई ओपिनियन नहीं देना। बाकी काम इसमें मतलब एक ओवरव्यू जिसे आप कह लें कि किस तरह से चलेगा, प्रोसेस क्या है, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वाला ही है, ठीक है। ठीक है, उस तरह की एक्सटेंट ऑफ वर्क नहीं है क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है उस तरह का वर्क, स्कोप में ही नहीं है हमारे। लेकिन जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है उसी तरह से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है जी मैनेजमेंट से क्या करते हैं, प्रैक्टिशनर इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द इंडस्ट्री, ठीक है। उनसे इंक्वायरी करेंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट जजमेंट्स के बारे में पूछेंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशंस के बारे में, वही जो आप ऑडिट में कर रहे होते हैं, ठीक है। बस इधर ये है कि आप इंक्वायरी बस पूछ रहे होते हैं, चीज़ों का एक ओवरव्यू ले रहे होते हैं, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स अपने लगा रहे होते हैं। अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर अनयूजुअल कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको देख रहे होते हैं आपने, ठीक है, कि बिज़नेस एंटिटी का जो बिज़नेस एक्टिविटी कितना चेंज हो गई हैं, पिछले से कितना कंपेरेबल है। उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट जर्नल एंट्रीज़ हुई हैं तो उसको आपने देखना है, अगर मतलब उनके पीछे लॉजिकल है, रैशनल है तो ओके, अगर नहीं है तो उनसे कहेंगे भाई इनको ठीक करें चीज़ों को, ठीक है, वरना आपको अपनी रिपोर्ट में इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। देख लें कोई एग्जिस्टिंग ऑफ एनी एक्चुअल और सस्पेक्टेड लेज फ्रॉड वगैरह का तो कोई इशू नहीं है, इस तरह की चीज़ें भी आपने देखनी होती हैं, ठीक है। मतलब आप आइज़ा जो 240 है फ्रॉड का, वो उस हिसाब मतलब इधर एप्लीकेबल नहीं है वो, क्योंकि वो ऑडिट के लिए है। लेकिन आपने मैटर सारे वही वाले जो हैं उनको एक दफ़ा इवेल्यूशन उनकी एनालिटिकल प्रोसीजर्स और वह इंक्वायरी इनको देखना होता है आपने, ठीक है। मैनेजमेंट से आखिर में जब ऑडिट हो जाए आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न है या नहीं है, इसकी असेसमेंट को भी आपने देखना है, ठीक है। अगर कोई इवेंट्स ऐसे हैं जो कि मतलब ईयर एंड के बाद सॉरी जो पीरियड एंड है जिसका रिव्यू करने जा रहे कोई अक्कर हुए हैं तो देखें क्या आपकी रिपोर्ट पे उसका क्या इम्पैक्ट है। जो 560 है मतलब आपने प्रॉपर एक ऑडिट का जो प्रोसेस होता है ना उसी को लेके चलना होता है, ठीक है। बस डिफरेंस किधर है, स्कोप में फ़र्क है, ठीक है जी। उसके बाद स्पेसिफिक एरियाज़ हैं उन पे आपने अगर कोई आपको पता चला है तो उस पर आपने कैसे जो है ना रिव्यू अपना मुकम्मल करना है, कैसे उसको देखना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एट्सेट्रा या कोई भी उस तरह की चीज़ें हैं वो कैसे आपने देखनी है। फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस अगर आपको लॉज एंड रेगुलेशन की पता चली है तो उसको आपने अकाउंट फॉर करना है। अगर मैनेजमेंट्स को आपने बताना है, ये देखना सबसे पहले कि क्या वो जो लॉ की नॉन कंप्लायंस है वो जो मैनेजमेंट को बताना चाहिए पहले या रेलिवेंट पार्टी को मतलब रेगुलेटरी बॉडी को बताना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने देखना होती हैं। उसके बाद जी है आपका कि गोइंग कंसर्न, ये वही वैल्यूएशन है कि आपने मैनेजमेंट की उस असेसमेंट की कंसीडर करना है कि वाकई गोइंग कंसर्न है। मतलब ये तो नहीं कि ऑपरेशंस बंद हो गए हैं लेकिन जो है मैनेजमेंट कह रही है कि हम अभी भी गोइंग कंसर्न है, तो उनके जो नेक्स्ट वो हैं प्लान्स हैं वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपने इनको अकाउंट फॉर करना है गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करते हुए, ठीक है। अगर आपको लगे कि गोइंग कंसर्न पे पूरा नहीं उतर रहे वो
कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मतलब गोइंग कंसर्न नहीं है, अकाउंट्स में नहीं बताया हुआ, तो फिर आपने उसको अपने जो कंक्लूजन उसको मॉडिफाई करेंगे आप, ठीक है। आपने कोई यूज़ ऑफ वर्क परफॉर्म बाई अदर्स, अगर कोई प्रैक्टिशनर का, कोई और प्रैक्टिशनर का या किसी और एक्सपर्ट का काम यूज़ किया आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर रिव्यू, तो आप देखें उसको आपने कैसे उस पर रिव्यू, मतलब उसकी इंक्वायरी को कंप्लीट करनी है, देखें उसका एडुकेट है, वर्क नहीं है, उस प्रैक्टिशनर की जो है कॉम्पिटेंस कैसी है, ठीक है। आपने मतलब जिस तरह आप ऑडिट में देख रहे होते हैं सेम उसी तरह चीज़ों को देखना है। सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में भी सेम वैसे ही है, ठीक है। इसमें मतलब यही है, मैं ओवरव्यू आपको बता दूं कि अगर कोई इवेंट अक्कर हुआ है, ठीक है, इस तरह का कि जो अकाउंट्स में डिस्क्लोज़ होना चाहिए था, तो आप मैनेजमेंट से बात करेंगे कि इसको डिस्क्लोज़ करें। अगर वो कर देते हैं तो वेरी गुड, इट्स गुड। अगर नहीं करते तो आप फिर इसको क्या करें, अपने ओपिनियन को वो करें, मॉडिफाई करें। सबसे पहले तो आप मैनेजमेंट से बात करें ना कि काइंडली आप इसको रिजोल्व करें, ठीक है, आप क्यों नहीं करना चाह रहे इसको। स्टिल अगर वो ना करें तो वो आप इसको अपने कंक्लूजन को मॉडिफाई करें। कई कई दफ़ा ऐसे होता है कि मैनेजमेंट जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू कर देती है, आपकी रिपोर्ट भी नहीं लगाती, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट में आपने उस मैटर को मॉडिफाई किया हुआ था अपनी रिपोर्ट को। तो इस केस में ये होता है कि आपको अगर इस तरह की चीज़ का पता चले तो आपने देखना है कि कैसे आप इस रिपोर्ट पर रिलायंस से, मतलब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिलायंस से लोगों को रोक सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास राइट होता है, आप PSX वगैरह पे या कुछ इस तरह अपना लीगल एडवाइस लें, ठीक है, कोई नोटिस निकाल दें कि भाई फ़लाँ कंपनी ने जिसका मैंने रिव्यू किया वो अकाउंट्स लगे हुए और उस पर लिखा हुआ है कि ये अकाउंट्स रिव्यूड हैं, ठीक है, ऑडिटर ने किया लेकिन रिपोर्ट नहीं लगी हुई, या जो रिपोर्ट हमने ली थी वो नहीं लगी हुई मॉडिफिकेशन वाली, तो आप उनको बताएंगे हमारा इससे कोई वो नहीं है, ठीक है, तो आप इन अकाउंट्स के बेस पे कोई डिसीजन ना लें, ठीक है। उसके बाद ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, जब इंगेजमेंट कंप्लीट हो जाए तो अपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरा किया है, तमाम इंफॉर्मेशन दे दी हैं, फ्रॉड रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड नहीं की, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सारी बता दी हैं, ये सारी चीज़ें आपने उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, ठीक है। उसके बाद है जी कि इफ़ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड वन आर मोर रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो फिर क्या करें, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस एज अप्रोप्रिएट, री इवेलुएट द इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की री इवेलुएट करें कि भाई क्यों नहीं दे रहे वो, ठीक है। एक चीज़ है अगर वो बिल्कुल ठीक है तो उस पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दें, तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है, ठीक है। और अगर वो स्टिल ना दें तो आपने अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने हैं कि कैसे मैं इसको कर सकता हूँ, अपनी रिपोर्ट पे इम्पैक्ट लें, सिंपल, ठीक है। उसके बाद है जी द प्रैक्टिशनर शैल डिस्क्लेम ऑन कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और विदड्रॉ फ्रॉम द इंगेजमेंट इफ़ विदड्रॉ इज़ पॉसिबल, ठीक है। अगर आपको मतलब डाटा ही नहीं दे रहे वो, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट है जो है वो परवेसिव है अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स का, तो आप विड्रॉ की तरफ चले जाएँ। और अगर नहीं जा सकते, मतलब लॉ कहता है आपको करो, तो आपको डिस्क्लेमर कंक्लूजन दें, डिस्क्लेमर कंक्लूजन दें। उसके बाद है जी इवेलुएट डेट ऑफ एंड पीरियड कवर्ड बाय रिटन रिप्रेजेंटेशन। वही जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है वो उनका मतलब पीरियड वही हो जिसका आप रिव्यू कर रहे हैं, वो ये ना हो कि बाद का हो या उससे पहले का हो। जो आपका पीरियड कवर्ड बाय रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वही आपकी रिटन रिप्रेजेंटेशन की डेट होनी चाहिए, ठीक है, पीरियड होना चाहिए। उसके बाद इवेल्युएटिंग ओविड एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसीजर परफॉर्म, देखें इधर कहीं भी ना वो ऑडिट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं ऑडिट, ये तो इंगेजमेंट है, रिव्यू इंगेजमेंट है। उसके बाद जी आपने इवेलुएट करना है जो भी आपको एविडेंस मिले, अगर ओके मतलब वो बिल्कुल ठीक है तो ठीक है, वरना आपने अपनी रिपोर्ट पे इसका इम्पैक्ट लेना है। उसके बाद जी फॉर्मिंग द प्रैक्टिशनर कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने कंक्लूजन जो बनाना है वो कैसे करना है, इवेलुएट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली रेफर टू डिस्क्राइब द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, बिल्कुल ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो यूज़ हुई हैं वो रीज़नेबल हैं, इनके एस्टिमेट्स रीज़नेबल हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपरली डिस्क्लोज हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है जब आपने अपना कंक्लूजन देना होता है, ठीक है। आप जो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया है आपने उससे रिलेटेड
एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है, आपकी मतलब तसल्ली हो गई है, सेटिस्फाई हैं आप कि मैं इसको साइन कर सकता हूँ, ये चीज़ें आपने देखनी हैं, ठीक है। उसके बाद है जी, द प्रैक्टिशनर शैल कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अगर कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट है जो कि इन्होंने ठीक नहीं की और पिछले सालों में भी थी कुछ इस तरह की, तो आप उनका देखें क्यूमुलेटिवली इस फील्ड पे इम्पैक्ट कितना बन रहा है। अगर वो आपकी मटीरियलिटी से ज़्यादा है तो सिंपल है, उनको कहें कि इसको ठीक करें, वरना आप अपना जो है कंक्लूजन है उसको मॉडिफाई करें, उसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट्स देखें, ठीक है। उसके बाद जी फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, आप अनमोडिफाइड कंक्लूजन भी दे सकते हैं, मॉडिफाइड कंक्लूजन भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एविडेंस ऑब्टेन्ड, जिस तरह भी हुआ है उस तरह दे सकते हैं। अनमोडिफाइड कंक्लूजन क्या है कि आपने ये चीज़ लिखनी है, ठीक है, एक तरह का नेगेटिव कंक्लूजन देना, मतलब देना है यहाँ लिमिटेड का यही मतलब है। क्या है कि बेस्ड ऑन आवर रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not present fairly in all material respects, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि कोई चीज़ हमें ऐसी नज़र नहीं आई कि हम कह सकेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही नहीं बनी हुई, मतलब इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ कि सही बनी हुई है, ठीक है। ये जो आप जब आप ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हो तब देते हैं, और ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क जब आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें देते हैं कि बेस्ड ऑन आवर रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements are not prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework, ठीक है। तो ये आपने इस तरह का ओपिनियन देना है, ये अनमोडिफाइड कंक्लूजन है, ठीक है, सॉरी मैं ओपिनियन का लफ्ज़ अगर यूज़ किया, कंक्लूजन है। उसके बाद है जी मॉडिफाइड कंक्लूजन कह देंगे जब आपने मतलब सही कोई मिस स्टेटमेंट है, कोई इशू है, तो उस केस में एडवर्स भी दे सकते हैं आप, क्वालिफाइड भी दे सकते हैं ऑन द बेसिस के मटेरियल है तो आप क्वालिफाइड देंगे, मटेरियल और परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन देंगे। डिस्क्लेमर कब देंगे कि जब मटेरियल भी है, परवेसिव है और कोई लिमिटेशंस है मैनेजमेंट की तरफ से इम्पोज की हुई है, तो तब आप डिस्क्लेमर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद जी इसकी क्या मतलब वर्डिंग होगी, जैसे देखें क्वालिफाइड के जब प्रैक्टिशनर ने क्वालिफाइड कंक्लूजन देना है तो उसकी वर्डिंग क्या होगी कि बेस्ड ऑन आवर रिव्यू एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन पैराग्राफ, के ऐसे मैटर जो बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन में लिखे हैं उसके अलावा मुझे लगता है कि नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट काजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयर, कि इनके अलावा बाकी चीज़ें ठीक है, ठीक है। और जब एडवर्स देंगे तो अब आप क्या करेंगे कि बेस्ड ऑन आवर रिव्यू ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स कंक्लूजन पैराग्राफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये एडवर्स कंक्लूजन की वर्डिंग है। और जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आप दे रहे होंगे, जब जब आपने मतलब क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन देना है तो आपने बेसिस फॉर एडवर्स क्वालिफाइड ओपिनियन में इसकी रीजनिंग भी लिखनी है, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल इम्पैक्ट जिस तरह आपने आइजा 705 लेक्चर अपलोड है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको भी लाजमी पढ़ें, ठीक है। तो जिस तरह आप अपने ओपिनियन को उधर मॉडिफाई कर रहे होते हैं ना, और उसमें लिखते रहते हैं कि इस मिस स्टेटमेंट का ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट है या डिस्क्लोजर्स की ओमिशन है ये, ठीक है, तो इसका रेवेन्यू पे ये इम्पैक्ट है, एसेट्स पे ये इम्पैक्ट है, अर्निंग्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ये है, फलां है, इस तरह आपने सारी इसमें भी बतानी है, ठीक है। उसके बाद जी अगर आपको कोई इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशेंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है, ठीक है, तो आप और उसका इम्पैक्ट जो है वो है मटेरियल और प्रोवेसिव है, तो आपने अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन की तरफ जाएंगे और प्रोवेसिव है तो आपने डिस्क्लेमर की तरफ जाना है, ठीक है। डिस्क्लेमर में आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन पैराग्राफ the practitioner is unable to obtain sufficient appropriate evidence to form a conclusion on the financial statements, ठीक है। और इसलिए accordingly the practitioner does not express a conclusion on the financial statements। सेम डिटो कॉपी है जिस तरह आपने IS से 705 डिस्क्लेमर पढ़ा होगा उसी तरह की, ठीक है। बस ये कि उधर ओपिनियन होता है, इधर कंक्लूजन है, उधर एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कन्फर्मेशन भी भेज रहे होते हैं आप। इसमें अब ना तो कन्फर्मेशंस भेजते हैं क्लाइंट्स को, मतलब अपनी जो पार्टीज़ हैं उनको, ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी को भेज देते हैं वो ऑन द मतलब अपने रिस्क को कवर करने के लिए, वरना ज़रूरी उनको भी नहीं है, ठीक है।
बस सिर्फ आप इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स पर ही सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लाजमी पढ़ें। क्या होगा फॉर्मेट में, टाइटल होगा, उस पर लिखा होगा कि ये प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट है, एड्रेसी कौन है जी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखा होगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स हैं, इन वो हैं कंपोनेंट्स हैं, इनको हमने रिव्यू किया है, ठीक है। अपना कंक्लूजन दे रहे होंगे, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे, उसकी मैनेजमेंट की लिखेंगे, साइन करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने वो देखनी होती हैं, ठीक है। हेडिंग आएगी कंक्लूजन की, ये मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जिस तरह ऑडिट में अगर कोई ऐसा मैटर हो, मतलब जो रेलिवेंट या फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग हो और अकाउंट्स में प्रॉपरली डिस्क्लोज हो, तो हम उस पर एम्फोसिस ऑफ मैटर जो है ना दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इधर भी दे सकते हैं, अपनी रिव्यू रिपोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई कंप्लायंस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है, कोई स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को फॉलो किया है, तो इस केस में भी आप एम्फोसिस ऑफ मैटर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखें उस एम्फोसिस मैटर की जिस तरह ऑडिट में इम्प्लीकेशन थी कि ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता था, ठीक है, तो इसमें भी अपना आपका जो कंक्लूजन है वो मॉडिफाई नहीं होगा। उसके बाद है जी एम्फोसिस ऑफ मैटर आपने प्लेस किधर करना है, प्लेसमेंट इसकी प्लेस आप इसको उधर कर सकते हैं कंक्लूजन के फ़ौरन बाद, ठीक है। और इसी तरह अगर एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ अलाउ है तो अदर मैटर भी दे सकते हैं भाई, ठीक है। कि कोई ऐसा मैटर हो जिसको आपको लगे कि ऑडिटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बताया जाए यूज़र्स को, तो इस केस में आप अदर मैटर भी प्लेस कर सकते हैं अपनी रिव्यू रिपोर्ट में, ठीक है, अंडर द हेडिंग अदर मैटर के नाम से। उसके बाद है जी द डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, आपने तमाम एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, मैनेजमेंट के साथ बातचीत हो गई, रिटन रिप्रेजेंटेशन से ले ली, जो मैनेजमेंट ने अपने अकाउंट्स वगैरह अप्रूव कर दिए, तो आप भी अपनी रिपोर्ट जो है उसको डेट कर सकते हैं, उस पर डेट लगा सकते हैं, ठीक है, साइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में वही है जी, आपने अपने जो भी प्रोसीजर्स में परफॉर्म किए हैं, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अपने उनको अपने डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। जो आप रिजल्ट्स मिले हैं उन सारे रीजनिंग को डॉक्यूमेंट करना है, किसने इस पे क्या काम किया, प्रिपेयर्ड बाय रिव्यूड बाय के साइन हो आपके प्रॉपर, जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन इस वो है ISA 230 जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसी तरह आपने रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन में भी प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। उसके बाद है जी एप्लीकेशन मटेरियल है जी, ये आप लाजमी पढ़ें इसको, मेन चीज़ें वही हैं जो आपको बता दी हैं, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको पूरे स्टैंडर्ड का एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू भी दे देता हूँ, तो ये चीज़ें आपको पढ़ने में इंशाल्लाह कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपने पहले जो चीज़ें बताई हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गई, आपको उनको आपने ग्रेस्प कर लिया है, तो ये चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप इनको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो अगर पूरे स्टैंडर्ड का एक दफ़ा ओवरव्यू लिया तो हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई कंपनी कोई एंटिटी अपनी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करवाने जा रही है किसी प्रैक्टिशनर से जो कि उस कंपनी का ऑडिटर नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है, तो हम इस स्टैंडर्ड के अंडर इसको लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। और सेम इसमें जिस तरह ऑडिट में होता है वैसे ही है, अगर आपने तमाम एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है तो गुड है, वरना आप अपने ओपिनियन को उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, मतलब एडवर्स कंक्लूजन देना है या आपने डिस्क्लेमर देना है, क्वालिफाइड देना है, आप उसी तरीके से लेके इसको चल रहे होते हैं। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी इंशाल्लाह। अभी हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है इससे रिलेटेड सेम इसी से लिंक्ड है, ISRE 2410 वो पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि एक ऑडिटर है जो कंपनी का, वो कंपनी की हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर रहा है। देखें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्टैंडर्ड है, ये अगर कंपनी ने पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाई है ना, तो हम उन पे भी रिव्यू रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन वो जो होगा वो सिर्फ हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड है वो। आपने पढ़ा होगा रिपोर्टिंग में IS जो है IS 34 जो है इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है जो बनती हैं, उन्हीं पे अगर ऑडिटर उन्हीं का अगर रिव्यू करें तो वो ISRE 2410 में करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है
कि प्रैक्टिशनर होगा उसमें हम ऑडिटर का नाम यूज़ करेंगे, क्योंकि वो ऑडिटर होगा, वो इसका रिव्यू करेगा। और इसमें प्रैक्टिशनर है, मतलब वो ऑडिटर नहीं है उस कंपनी का, ठीक है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो है, लेकिन वो ऑडिटर नहीं है उस कंपनी का, ठीक है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली मतलब वे में आपको बताया जाए, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।